नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं संख्या को। संख्या हमने पढ़ा था दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हमने कल पढ़ा था, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। रियल नंबर वास्तविक संख्या, और दूसरा आपका होता है क्या? काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या में आपने पढ़ा था जिसकी इकाई आई में होती है, अर्थात जो अंडरूट के अंदर कोई माइनस का है, जिसका वर्ग करने पर जो संख्या मिलेगी वो हमें नेगेटिव मिलेगी। वास्तविक संख्या क्या है? जो भी संख्या हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, जो भी संख्या रेखा पे जो संख्याएं होती हैं वो कहलाती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमने पढ़ी थी दो प्रकार की होती है, क्या क्या? परिमेय एवं अपरिमेय। परिमेय होती है जैसे P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, और अपरिमेय होती है जैसे P बट्टे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो Q बराबर होगा 0। इस प्रकार हमने वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में जाना। सबसे पहले लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने सम संख्या, विषम संख्या, सम और विषम, भाज्य और अभाज्य, और इनके अलावा हमने जो जाना था प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को जाना था। इस प्रकार आपको संख्याओं का एक ज्ञान हो गया। जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, यह सभी संख्याएं किसके अंदर आएंगी? वास्तविक संख्या के अंदर। क्यों? क्योंकि काल्पनिक संख्या के अंदर वह संख्या आएंगी जिनकी कल्पना की जा सकती है केवल, और जो अंडरूट के अंदर नेगेटिव होंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा अब एक चीज और आती है, वो आती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या होगा? इसमें एक संख्या तो होगी वास्तविक, और दूसरा जो इसका पार्ट बनेगा वो बनेगा काल्पनिक। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या से मिलकर बनने वाली संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। इसे हम a प्लस आई बी के रूप में दर्शाते हैं, जहां a क्या है? a है वास्तविक संख्या जो संख्या रेखा पे होगी। b क्या है? b भी वास्तविक संख्या है, लेकिन i क्या है? मैंने आपको बताया था अंडरूट -1 को हम i बोलते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था। तो अंडरूट -1 और i क्या है? काल्पनिक संख्या की एक इकाई है। इस प्रकार जो a प्लस आई बी, जो आई बी वाला जो टर्म बन गया, ये बन गया काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक प्लस काल्पनिक संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ठीक। अब अगला हम जो देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये संख्याएं आखिर शुरू कहां से होती है। सबको पता है, कोई भी बता देगा आपको। अगर हम सम और विषम की बात करें, विषम जिसमें 2 का भाग जाता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो है सम, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वह है विषम। अगर आपसे 10 कहूं, आप बता देंगे 10 में 2 का भाग पूरी तरह से जाता है, 2 पंचे 10, तो यह है सम संख्या। 12 सम संख्या, 11 विषम संख्या। लेकिन जो मूल जो सिद्धांत है इसका वो आता है, यदि एक हमने पिछले अध्याय में भी कहा था 123 532 06, इस संख्या को बताना है तो आप क्या करेंगे? इनको कोई भाग नहीं देंगे। आखिरी संख्या यदि सम है तो ये पूरी संख्या सम है, आखिरी संख्या विषम है तो ये पूरी संख्या विषम है। तो आखिरी संख्या क्या है? सम, तो ये संख्या क्या होगी? सम। ये पूरी संख्या सम संख्या। यदि इसकी जगह पर हम देखें 3, तो ये पूरी संख्या क्या होगी? आखिरी संख्या विषम, तो ये पूरी संख्या भी विषम होगी। अब शुरू आता है कि आखिर ये सम संख्या और विषम संख्या शुरू कहां से होती है? सम संख्या। सम संख्या, पहली सम संख्या कौन सी? तो पहली सम संख्या 2 है। पहली सम संख्या क्या है? 2 है। क्यों? क्योंकि हम 1 को सम संख्या नहीं मानते हैं। ठीक हो गया। 1 क्या है? 1 एक विषम संख्या। कैसे अंतर आएगा आपको? 11 लिख लीजिए। आखिरी क्या है? आखिरी जो शब्द होगा वही ये संख्या बनेगी, अभी जो मैंने आपको बताया था। आखिरी अगर जो अंक है वो सम है तो संख्या सम है। तो यदि संख्या सम है तो आखिरी अंक क्या होगा? सम होगा। क्या 11 एक सम संख्या है? नहीं है। तो आखिरी अंक 1 क्या होगा? सम संख्या होगी? नहीं होगी। 11 विषम है तो 1 भी विषम संख्या है। समझ गए? अब देखिए सम संख्या शुरू कहां से होती है? 2 से। दूसरी सम संख्या क्या होगी? 4। तीसरी क्या होगी? 6। चौथी क्या होगी? 8। और इस प्रकार से बढ़ते जाएगा कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये क्या है? यह है सम संख्या। 2 4 6 8। पूछा गया अगर प्रथम सम संख्या कौन सी है तो कौन सी है? 2। ठीक। और अंतिम सम संख्या क्या है? तो इनफाइनाइट। दूसरा देखते हैं विषम। तो विषम संख्या कहां से शुरू होगी? मैंने कहा 1 विषम संख्या है तो 1 से शुरू होगी। दूसरी क्या होगी? 3। फिर क्या होगी? 5। 2 जोड़ते रहेंगे तो हमें मिलते रहेंगे, यही यहां तक इनफाइनाइट तक।
तो प्रथम अगर विषम संख्या की बात की जाए तो क्या है 1, ठीक। तो प्रथम सम संख्या 2 है, प्रथम विषम संख्या 1 है। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, वह आता है विषम संख्याओं का योगफल। फर्स्ट के जो n विषम संख्या है का योगफल। अब प्रथम के जो फर्स्ट जो n विषम संख्या है उनका योगफल आपको बताना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको फर्स्ट के n संख्या, मान लिया आपसे क्या दिया, फर्स्ट के n संख्या का या प्रथम जो 100 संख्याएं हैं, प्रथम विषम 100 संख्याएं जो हैं उनका योगफल बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप एक कॉपी पकड़ेंगे, एग्जाम है, उसके बाद आप शुरू करेंगे कि सम संख्या 2 से शुरू होता है, सॉरी विषम संख्या 1 से शुरू होती है, फिर आप 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 संख्याएं होगी, 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, क्या 100 तक लिखेंगे, उसके बाद इनको जोड़ेंगे नहीं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n इंटू n होता है, ठीक। ध्यान रखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n इंटू n होता है। मान लीजिए आप मेरी बात पे क्यों विश्वास करेंगे, आप मैथ पे ही क्यों विश्वास करेंगे, नहीं मानिए, आप कहते हैं कि ये होता है, मुझे फॉर्मूले पे विश्वास नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे प्रथम 3 विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योग, प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग। तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे पहली विषम संख्या क्या है 1, दूसरी विषम संख्या क्या है 3 और तीसरी विषम संख्या क्या है 5, ठीक। तो आप क्या करेंगे 1 + 3 + 5, 5 3 8 1 9, ये तो आपने निकाल लिया, प्रथम 3 विषम संख्याओं का योगफल 9। अब आप फॉर्मूले को देखेंगे कि चेक करता हूं ये फॉर्मूला सही बताया है गलत बताया है। तो ये क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का, प्रथम n की जगह क्या है 3, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है n इंटू n। तो क्या होगा n इंटू n, वेयर n इक्वल टू 3, n इंटू n इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो आपने देखा कि प्रूफ हो गया, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो n इंटू n। प्रश्न पूछा गया था एक एग्जाम में, प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ठीक। तो क्या होगा, प्रथम n क्या है, n आपको 100 दिया है, फर्स्ट के n, तो 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000, ठीक हो गया, ये आपका आंसर होगा। आप उतना का हल थोड़ी करेंगे, बैंक के एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको सिर्फ आधा मिनट या 30 सेकंड या 40 सेकंड का समय मिलता है, वहां आप सारे लिखते थोड़े रहेंगे 100 तक। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n इंटू n, तो 100 इंटू 100 10,000। अब इसमें आएगा दूसरा, ये तो हो गया विषम में n इंटू n। अब है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला है n प्लस 1। विषम में तो आपने खाली n इंटू n किया, सम में आपने क्या किया, एक n तो ऐसे ही रखा, दूसरे n में प्लस 1 कर दिया, तो n प्लस 1। अब आप देखिए प्रथम सम संख्याएं क्या है, प्रथम 3 देख लीजिए, प्रथम 3 का अगर हम देखें तो 2 4 और 6, तो 2 + 4 + 6, 6 4 10 2 12। अब यहाँ देखिए n बराबर क्या है 3 + 1 4 3 12। इस तरह से आपकी ये प्रूफ हो गई। प्रूफ हो गई का मतलब अब आप याद कर सकते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n इंटू n, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n प्लस 1। क्लियर। अब आपसे चाहे वो पूछे 100, चाहे पूछे 1000, चाहे पूछे 10,000, कुछ भी पूछे आपको याद रहेगा। बस इतना याद रखिए, कंफ्यूजन इस फॉर्मूले में आपको नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए कि अगर विषम पूछे तो n इंटू n, सम पूछे n प्लस 1 ब्रैकेट में और n। अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मैंने क्या कहा था, वह संख्या जो खुद से और 1 से विभाजित होने के अलावा तीसरी किसी संख्या से विभाज्य नहीं होती है, वह अभाज्य संख्या है।
इसमें एक बात ध्यान रखिए, चाहे हम भाज्य की बात करें चाहे अभाज्य संख्या की बात करें, हम 0 और 1 को कहीं पर भी काउंट नहीं करते हैं। भाज्य और अभाज्य के क्रम में हम 0 और 1 को संख्या ही नहीं मानते, क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही है अभाज्य संख्या। ठीक, 1 को ना तो भाज्य संख्या माना जाता है ना अभाज्य संख्या माना जाता है। तो 0 और 1 को चाहे हम भाज्य की बात करें चाहे अभाज्य की बात करें काउंट नहीं करते हैं। अब बताइए अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या क्या होगी? 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 को तो हम काउंट ही नहीं करते। 1 को भी हम काउंट नहीं करते। अब शुरू होता है हमारा 2 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है, वहां होती है। 2 से खुद से भी होती है, लेकिन 2 अपने और 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं। तो 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या। प्रथम अभाज्य संख्या है 2। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद तीसरी कौन सी होती है? 3। 3 में भी खुद का जाता है और 1 का जाता है। उसके अलावा क्या होगी? क्या 4? 4 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 4 में 1 का भी जाता है, 4 में खुद का भी जाता है और 4 में 2 का भी जाता है। 2 दूना 4, तो 2 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। क्या 9 होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 9 में 3 का जाता है। 7 के बाद 11। अब अगला देखो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? समझ गए? जो अभाज्य नहीं हो भाज्य, अर्थात अपना भी भाग जा रहा है, किसी एक और संख्या से विभाजित हो जाए, अपने से भी हो जाए और 1 से भी। अपने और 1 से तो हर संख्या विभाज्य होगी, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से। अब हम क्या कहेंगे? पहले हमने भाज्य संख्या देखेंगे, तो पहली भाज्य संख्या क्या होगी? क्या 1 होगी? नहीं होगी, क्योंकि हमने 1 और 0 को तो भाज्य और अभाज्य में देखना ही नहीं है। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो हम देखेंगे 2 को। अब 2 तो अभाज्य है, तो भाज्य कहां से होगी? 3 भी अभाज्य है। अब आया 4। 4 प्रथम भाज्य संख्या होती है। प्रश्न में पूछा जाता है पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 4। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। पहली सम संख्या कौन सी है? 2। पहली विषम संख्या कौन सी है? 1। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n इंटू n। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n प्लस 1। इस प्रकार से आपने भाज्य अभाज्य संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इमेजिनरी और रियल से मिलकर बनता है, और रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में जानना। शायद अब आपका ये संख्याओं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूरा हो गया होगा। अब इस पे हम कुछ प्रश्न कराएंगे और ये देखेंगे पूछा जाता है प्रथम 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, या इन दोनों के बीच में क्या है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप और ध्यान रखिए। यदि मैं आपको 2-3 अंक, ये 3 अंक मैंने आपको दे दिए और मैंने कहा आप इससे से बड़ी संख्या बना दीजिए, तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, मैंने कहा था एक होता है इकाई, एक होता है दहाई, एक होता है सैकड़ा। अब आप ये देखिए कि इकाई में क्या होता है, वो चीज 1 से गुणा हो जाएगी, दहाई में वो चीज 10 से गुणा हो जाएगी और सैकड़े में वो चीज 100 से गुणा हो जाएगी। यदि ये 3 बैंक हैं, इन 3 बैंकों में आपने रुपया रखना है, या तो आप 300 रुपया रखिए, या 200 रखिए, या 100 रखिए। एक बैंक में तो आपका रुपया सीधे 100 गुना हो जा रहा है, दूसरे में 10 गुना हो रहा है, तीसरे में 1 ही गुना हो रहा है, उतना ही रह रहा है। तो आप सैकड़ा वाले में कौन सी संख्या रखेंगे? यदि आपको अपना धन सबसे ज्यादा बढ़ाना है तो आप रखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3। आप सैकड़े में रख दी। उसके बाद आप कहेंगे अब जहां 10 गुना मिल रहा है वहां कौन सी रखूं? अब आपके पास जो बड़ी बची, ये तो आपने रख दी दूसरी जगह, तो आपके पास बची 2, और लास्ट वाले में आप रख देंगे 1, तो 321। ये प्रश्न आ जाते हैं कि इन 3 संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। उसके बाद वो कह देता है इन्हीं से सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी। छोटी बनानी है तो सैकड़े में आप सबसे छोटी रख देंगे, दहाई में आप बीच वाले उससे जो बड़ी रखेंगे, और जो सबसे हमारी बड़ी संख्या होगी उसको आप इकाई में रख देंगे। प्रश्न पूछा जाता है इनका अंतर कितना है, तो आप इनका अंतर निकाल देंगे। इस तरीके से आपने संख्या, ये तो मैंने आपको खाली डेमो के लिए दिया था कि आने वाली क्लासों में किस तरह के प्रश्न आएंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको संख्या वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया हो। यदि नहीं हुआ है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। एक बार खुद से देखिए और अध्ययन इसका करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।